हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि आईसीआई ने 2 अटेम्प्ट्स एक्सटेंड कर दिया है ओल्ड सिलेबस को। मीन्स जो आपका ओल्ड सिलेबस जिसके लास्ट अटेम्प्ट जिसका मई 19 में होना था, प्रेसिडेंट सर ने इसे, जो हमारे आईसीआई के जो प्रेसिडेंट सर हैं, इन्होंने इसे 2 अटेम्प्ट और एक्सटेंड कर दिया है। मीन्स जो पुराने जो बच्चे हैं, जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं, उनको अननेसेसरली नए में कन्वर्ट नहीं करना। और मैं आपको बार बार कह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा था सर क्या करना चाहिए। मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप अननेसेसरली नए सिलेबस में कन्वर्ट ना करें, और अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो कोशिश करें कि ओल्ड सिलेबस में ही अपना एग्जाम क्लियर करें। एनी हाउ, मेरी बात पर ध्यान देंगे। अभी कुछ समय पहले इंस्टीट्यूट ने आईटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सैंपल लिस्ट इशू की है, जिसमें कुल मिला के 44-45 के आसपास मतलब क्वेश्चंस हैं। एसएम के अभी तक सैंपल क्वेश्चंस की लिस्ट एज सच प्रॉपर तरीके से इशू नहीं हुई है। ये आईटी की इन्होंने सैंपल क्वेश्चन की लिस्ट इशू की है, तो फिर ये जो सैंपल क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो फिर आप में से बहुत सारे बच्चों की मतलब रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसके ना क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लीजिए। तो इस वाले वीडियो में दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट की, जहाँ पे हम आपके साथ तकरीबन तकरीबन 10 आईटी के क्वेश्चंस जो कि इंस्टीट्यूट ने इशू किया है एमसीक्यू के फॉर्म में, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करेंगे एक करके। ओके, शुरू करने से पहले मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक बुक मतलब लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न पे, जिसमें आईटी के और एसएम के कुल मिला के 13 to 1400, और अगर हो सका तो 1500 तक क्वेश्चंस उसमें होंगे विद आंसर्स। तो मतलब क्वेश्चंस प्लस आंसर, और जिसके कुछ क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू या फिर लाइव यूट्यूब के थ्रू भी हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को मतलब डिस्कस करें। तो अगर वो बुक अगर परचेज करनी है तो फिर हम उसको बहुत रीजनेबल प्राइस में कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हम आपको ऑल ओवर इंडिया हम आपको उस वाले बुक को मतलब सेंड कर देंगे। तो फिर अगर आपको वो बुक परचेज करनी है तो फिर आप हमसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस वाले बुक को परचेज करने के लिए, जिसमें मिनिमम 1300 तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, ये जो बुक है ये विद इन मतलब 20 से 25 दिन के अंदर ये बुक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब रिलीज़ कर दें। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस बुक। ठीक है, तो फिर इस वाले में हम आपके साथ आईटी का, जो कि आपका पेपर नंबर 7A है, इसके पहले 10 क्वेश्चंस जो कि इंस्टीट्यूट ने जो लिस्ट इशू की है उसके हम आपके साथ 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो मेरे साथ साथ देखिएगा, आप लोग ये वाले मतलब नोट्स आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। आप आईसीआई की साइट से इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्टार्ट करते हैं। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपकी जो अटेंशन होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने करेक्ट को नॉट करेक्ट पढ़ लिया हड़बड़ी में, या फिर नॉट करेक्ट, अगर आपने नॉट करेक्ट को यदि आपने करेक्ट पढ़ लिया तो फिर जानते हुए फिर आप क्वेश्चंस में गलती कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, मतलब इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, किस कॉन्सेप्ट में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट में। ओके, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर इज द कलेक्शन ऑफ बिट्स, एंड रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ओके, जहां तक आपको याद आना चाहिए, ये चैप्टर नंबर 2 ऑफ आईटी से डील करता है डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में। आपने वहां पे देखा था दोस्तों कि सबसे पहले क्या होता है, बिट्स 0 या फिर 1 के फॉर्म में, 8 बिट्स मिलके क्या बनते हैं, बाइट या फिर कैरेक्टर। ओके, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके एक फील्ड बनाते हैं, जैसे नेम फील्ड, एड्रेस फील्ड, फोन नंबर की फील्ड, क्वालिफिकेशन फील्ड। जब हमारे पास सारे के सारे फील्ड्स आ गए तो हमारे पास एक रिकॉर्ड जनरेट होता है, सारे रिकॉर्ड्स मिलके फाइल बनती है, और सारे की सारे फाइल मिलके डेटाबेस बनता है। तो सर ये हमारी डेटा इवोल्यूशन की हायरार्की होती है, सबसे पहले बिट, फिर बाइट्स, उसके बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, फाइनली फाइल के बाद डेटाबेस। एग्री करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इसका हिंदी मतलब यह है कि जो फाइल है वो बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलके बनती है। सही बात है, जैसे फाइल कैसे बनती है, बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलकर बनती है, मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा, फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मतलब फील्ड जो होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स या फिर बाइट्स से मिलके बनता है। तो सर क्या ऐसी बात है, ओके, फील्ड जो कि बहुत सारे कैरेक्टर या फिर बाइट्स से मिलके बनता है, ये बात भी सही है। कैरेक्टर इज द कलेक्शन ऑफ बिट्स, जो कैरेक्टर होता है वो बहुत सारे बिट्स मतलब 0 1 से मिलके बनता है, अगेन ये बात सही है।
रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फाइल। जो रिकॉर्ड है वो बहुत सारे फाइल्स से मिलके बनता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि फाइल जो होती है वो बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलके बनती है, ना कि रिकॉर्ड बहुत सारे फाइल से मिलके बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी। तो डी वो स्टेटमेंट है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्ड्स में सही नहीं है। बहुत अच्छा। दूसरा, an aspiring CA in his interview, CA was asked to provide the correct sequence of the following sub processes that represents accounting process flow. Okay, that represents accounting process flow. Process flow मतलब चैप्टर नंबर 1 बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड आईटी, वहां पे आपने बहुत सारे प्रोसेसेस फ्लो देखे थे, जैसे अकाउंटिंग का, ऑर्डर टू कैश का, प्रोक्योर टू पे का, फाइनेंशियल का, एक्सेट्रा। ओके, द सब प्रोसेसेस आर सब source document, financial statement, adjustments, ledger, adjusted trial balance, closing entries, general trial balance. What would be the correct answer? Okay, तो यहाँ पे इन्होंने आपसे ये पूछा है कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं डियर की एमसीक्यू में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपको वो सीक्वेंस याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बार वो सीक्वेंस आपके लिए लिख देते हैं। तो वो सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर हम जनरल बनाते हैं, जनरल से फिर हम लेजर बनाते हैं, लेजर से फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट्स के बाद ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, और फाइनली इसके बाद हम क्लोजिंग एंट्री पास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये हमारी सीक्वेंस होती है। कितने स्टेप होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हो गए। मीन्स सर जी स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट से, मतलब जहाँ से हम डेटा पिक करेंगे वहाँ से हम उसे जनरल में पोस्ट करेंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे और फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। एग्री करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इन्होंने कहा है सब प्रोसेसेस आर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या इन्वॉल्व होगा? सर जी बट ऑब्वियस सी बात है ना, उस प्रोसेस में भी सबसे पहला स्टेप क्या इन्वॉल्व था? सब सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सर पहले में तो पहला आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे पहला क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक बात है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, एडजस्टमेंट नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद क्या होता था? जनरल बनता था, लेजर नहीं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं, क्लोजिंग एंट्री नहीं, जनरल। हाँ, तो हम इसके बाद 1 के बाद 7 आना चाहिए। जनरल के बाद क्या बनेगा हमारा? लेजर बनेगा। तो फिर लेजर कहां पर है? 4 में। तो सर ये इस तरीके से एक सीक्वेंस मूव करेगा 1 7 4। तो देखेंगे पहले में इन्होंने क्या ऑप्शन दिया? 1 2 3 नहीं, गलत है। दूसरे में 4 3 7 ये भी गलत है। तीसरे में 1 7 4 देखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। आई होप आपको बात समझ आई है, ठीक है। ओके, in a 3-tier architecture, which layer is responsible for controlling the application functionality by performing detailed processing? आपने लेयर ऑफ आर्किटेक्चर्स देखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 3 में भी। 3 हमारे आर्किटेक्चर के लेयर्स हो सकते हैं, सिंगल टीयर, 2 टीयर और फिर 3 टीयर या फिर एन टीयर, जिसको हम मल्टी टीयर भी कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा 3 टीयर आर्किटेक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, और फाइनली हमारा डेटाबेस लेयर होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, डेटाबेस में जो भी डेटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? बाइनरी, ठीक बात है। बट सर मैं क्या अपनी आंखों से बाइनरी पढ़ सकता हूं? मैं नहीं पढ़ सकता, और नहीं मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो मुझे डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? प्रेजेंटेशन टीयर चाहिए, जिसके थ्रू मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करूंगा। एग्री करते हैं? बट सर जी डेटाबेस में तो सारा का सारा डेटा है, आपको कौन सा डेटा चाहिए और आपको किस फॉर्म में वो डेटा चाहिए, उसमें क्या प्रोसेसिंग करनी है, वो काम ना तो प्रेजेंटेशन लेयर करेगा ना वो डेटाबेस लेयर करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर मुझे क्या बोलता है कि सर आपको जो भी पूछना है या जो भी बोलना है मुझे बता दो, मैं आगे वाले लेयर को जाके कम्युनिकेट कर दूंगा, और वो पार्टी मुझे जो भी देगा मैं आपको आपके रीडेबल फॉर्म में डिस्प्ले कर दूंगा। मतलब डेटाबेस से तो आप बाइनरी लेकर आएंगे, बट मैं आपको बाइनरी नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको मॉडिफाई करके नेचुरल लैंग्वेज में जो कि आप समझ सकते हैं मैं उसको उसमें शो कर दूंगा। एग्री करते हैं? ओके, तो सर अगर हम डेटाबेस के पास पहुंच जाएंगे और तो फिर डेटाबेस में क्या बोलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, लेट्स से ये जो हमारा डेटाबेस है ये लेट्स से हमारे एचआर डिपार्टमेंट का डेटाबेस है।
जिसमें हमारे ग्रुप ए एम्प्लॉयज का भी डेटा है, बी का भी डेटा है, सी का भी डेटा है और डी का भी डेटा है। ठीक बात है, मतलब सारे के सारे एम्प्लॉयज का हमारा इसमें डेटा है। लेट्स से ग्रुप ए में हम जो सैलरी देते हैं ये 1 लाख रुपए तक की सैलरी देते हैं, 1,50,000 तक की सैलरी देते हैं, 2 लाख रुपए पर मंथ तक की हम सैलरी देते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले इंप्लॉयज की लिस्ट चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले इंप्लॉयज की लिस्ट चाहता हूं तो वह पूरा का पूरा डेटा कहां स्टोर्ड है? बहुत अच्छा, डेटाबेस लेयर में। ठीक बात है। तो सर अगर मैं डेटाबेस लेयर में मैं मैनुअली तो जा नहीं सकता, हाथ उसमें डाल नहीं सकता, वहां से डेटा निकाल नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं कि उसमें वो डेटा मैं कैसे व्यू करूंगा, क्योंकि सारा का सारा डेटा मशीन लैंग्वेज में या फिर बाइनरी में स्टोर्ड है। एग्री करते हैं? तो सर जी कोई बात नहीं ना, डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। बट प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? मेरी बात सुन लेगा कि हमें एक कैटेगरी के उन इंप्लॉयज की लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। प्रेजेंटेशन लेयर इस वाले इंफॉर्मेशन को लेगा, आगे जाएगा डेटाबेस लेयर के पास और डेटाबेस को बोलेगा कि सर जी हमें उन इंप्लॉयज की लिस्ट दे दो जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। डेटाबेस लेयर क्या बोलेगा कि हमें नहीं पता कौन से वो इंप्लॉयज है, ये सारा का सारा डेटा, एक काम करो जो भी मन करता है ले जाओ। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? क्या वो सारा का सारा डेटा वो मुझे लाके दे दे? नहीं, मेरे लिए तो वो डेटा किसी काम का एज सच नहीं है। इसलिए हमने क्या ऐड किया? एप्लीकेशन लेयर, जो डिटेल्ड प्रोसेसिंग करके लॉजिक्स यूज करके मुझे एग्जैक्टली जो डेटा चाहिए मुझे वो डेटा लाके देगा। तो मुझे बताएं अब कम्युनिकेशन कैसे होगी? प्रेजेंटेशन टीयर या प्रेजेंटेशन लेयर किसको कम्युनिकेट करेगा? सीधा डेटाबेस लेयर को नहीं, एप्लीकेशन लेयर को, कि सर हमें ना एक कैटेगरी इंप्लॉयज के उन इंप्लॉयज की लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। एप्लीकेशन टीयर अब आगे किसे कम्युनिकेट करेगा? डेटाबेस टीयर को, वहां से डेटा उठाएगा, प्रोसेस करके किसको पास ऑन कर देगा? प्रेजेंटेशन लेयर को, और प्रेजेंटेशन लेयर मुझे वो डेटा दिखा देगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी। इसे हम क्या नाम देते हैं? 3 टियर आर्किटेक्चर। ठीक बात है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। Which layer is responsible for controlling the application functionality by performing detailed processing? तो सर जी 3 tier आर्किटेक्चर में प्रोसेसिंग कौन करता है? ध्यान देंगे, प्रेजेंटेशन टीयर क्या करता है? कम्युनिकेट करने में मदद करता है बाकी टीयर्स के साथ। मींस आप जो पूछना चाहते हैं प्रेजेंटेशन टीयर से पूछें और वो जो बताएंगे वो आपको प्रेजेंटेशन टीयर डिस्प्ले कर देगा। डेटाबेस टीयर प्रोसेसिंग नहीं करता, वो क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। तो प्रोसेसिंग का काम किसके पास गया? एप्लीकेशन टीयर के पास गया। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पहला, एप्लीकेशन लेयर। ठीक बात है। ओके, तो मेरे थर्ड का आंसर क्या हो गया? ए। चौथा, गूगल ऐप इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ। गूगल ऐप इंजन किसका एग्जांपल है? नेटवर्क एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। अब देखेंगे फ्रेंड्स, आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तभी कर सकते हैं जब आपने आईटी ढंग से पढ़ा हो। अगर आपने आईटी ढंग से नहीं पढ़ा, ऐसे क्वेश्चंस के आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि आपने इसे ढंग से पढ़ा है। याद करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या आईडब्ल्यूएस क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मुझे बेसिक आईटी रिसोर्सेज या फिर बेसिक आईटी हार्डवेयर देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज की क्षमता। ठीक है। तो सर गूगल ऐप इंजन क्या होता है? गूगल ऐप इंजन, जैसा नाम से ही पता है, गूगल ऐप इंजन मुझे असिस्ट करता है कि मैं क्लाउड में एप्स को डेवलप कर सकता हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। यदि मैं वर्ड टू पीडीएफ सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज करता हूं, मतलब मैं ऑनलाइन वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा हूं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बट यदि मैं अपना वर्ड टू पीडीएफ सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं, बिल्ड करता हूं, तो मुझे एक पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा। ठीक बात है। तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे होंगे? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो आई होप आपको बात समझ आई। गूगल ऐप इंजन हमारे लिए क्या बन गया? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, आगे मूव करते हैं। इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओएसआई मॉडल, okay, provides full duplex, half duplex और simplex operation and establishes checking point, adjournment, termination and restart procedures। ध्यान दीजिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कितने स्टेप्स होते थे या कितने लेयर्स होते थे? 7। तो उसे बनाया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गया था? हार्डवेयर इंजीनियर के। बट हम उसे पढ़ते किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? यूजर के। बहुत अच्छी बात है। उसको याद रखने का एक छोटा सा हमने आपको तरीका भी बताया था, प्लीज डू नॉट थ्रो सैमसंग फोन अवे। मतलब फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, प्लीज डू नॉट थ्रो, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक बात है। हमारा जो सेशन लेयर होता है फ्रेंड्स, वो बताता है कि आपको फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेट कराना है, हाफ डुप्लेक्स में या फिर सिंप्लेक्स में, क्योंकि सेशन लेयर ही सेशन को स्टार्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और डेटा का ट्रांसफर कराता है। और जैसे डेटा का ट्रांसफर हो गया फिर उसे वो क्लोज कर देता है।
मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ओएसआई में बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के बन सकते हैं। 50 के आसपास क्वेश्चंस तो सिर्फ ओएसआई मॉडल में बन सकते हैं, 50 के आसपास क्वेश्चंस। इसलिए आई होप कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा है। एनी हाउ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी या फिर सेशन लेयर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ओएसआई में कौन सा लेयर ग्रेसफुल क्लोज ऑफ सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगेन आपका आंसर क्या होगा, सेशन लेयर। कौन सा लेयर हमारे सेशन को स्टार्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, फिर एंड करता है, सेशन लेयर। ठीक है। इन फ्लो चार्ट विच सिंबल इज यूज्ड फॉर डिसीजन। ओके, आपको पता है फ्रेंड्स, डिसीजन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और ये सिंबल क्या कहलाता है, डायमंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, डायमंड। तो फिर 6 का आंसर क्या हो गया, बी। ओके, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस। ओके, एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईटी से लिया गया ये क्वेश्चन, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में फ्रेंड्स 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मींस आप अपने उन एम्प्लॉयज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे जिनको आपको कोई भी प्रिविलेजेस देनी है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन, देन ऑथोराइजेशन, और फाइनली अकाउंटेबिलिटी। ध्यान देंगे, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताएंगे, एक कंपनी में 500 एम्प्लॉयज है, तो क्या सारे के सारे एम्प्लॉयज को अधिकार होना चाहिए कि वो कंपनी का बीआईएस या इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर लें? क्या मेरे कंपनी के चौकीदार को भी अधिकार होना चाहिए कि वो जाए, वो मेरा ईआरपी यूज करके आ जाए? नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एम्प्लॉयज की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि हाँ सर आप अलाउड हो, आप अलाउड नहीं हो। उसके बाद फिर हम उनका ऑथेंटिकेशन करेंगे, मीन हम उन्हें यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, फिर हम उन्हें ऑथराइज करेंगे कि सर जी आप ऑथेंटिकेटेड तो हो, बट क्या आप सब कुछ व्यू कर सकते हो, उसमें सब कुछ कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, मीन्स आप क्या क्या करने के लिए ऑथराइज्ड हो। ठीक बात है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और फाइनली सब कुछ को हम लॉक करेंगे ताकि भविष्य के लिए हम रेफरेंस ले सकें, अकाउंटेबिलिटी। ठीक बात है। तो फाइनली हमने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन भी था, ऑथेंटिकेशन भी था, ऑथराइजेशन भी था। देखेंगे, ध्यान देंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी की जगह क्या था, अकाउंटेबिलिटी था। तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत ध्यान से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आईटीएसएम के लिए, क्योंकि एमसीक्यू अब आ चुका है। तो 7 का आंसर क्या हो गया, सी। ओके, आगे हम आपके साथ आगे प्रोसीड करते हैं। व्हाट डज एसिड टेस्ट इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर। ओके, टीपीएस याद करें, चैप्टर नंबर 4 का बीआईएस होता है। आपको पता है 4 लेवल्स पे बीआईएस यूज होता है। कहां कहां, स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या यूज होता है, ईआईएस। मैनेजमेंट लेवल पे क्या यूज होता है, एमआईएस और डीएसएस। नॉलेज लेवल पे क्या यूज होता है, केएमएस और ओएस, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। और ऑपरेशन लेवल पे क्या यूज होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक बात है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में अपने आप में बहुत सारे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, उसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। उसका आर्किटेक्चर, उसके आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। और फाइनली एसिड टेस्ट के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। आपको पता है दोस्तों, आपकी कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट बीआईएस होता है। तो आपकी कंपनी पूरी तरीके से उस सिस्टम के ऊपर रिलाई करती है। तो क्या किसी भी अरे गहरे टीपीएस को मैं कंपनी का टीपीएस बना दूं, या उस टीपीएस को टीपीएस बनने से पहले एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? सर जी बट ऑब्वियस सी बात है, अग्नि परीक्षा से, बट यहाँ पे वो अग्नि परीक्षा नहीं है, वहां पे वो, यहाँ पे ये कौन सी परीक्षा है, एसिड परीक्षा। ठीक बात है। तो एसिड का मतलब क्या था, ऑटोमिसिटी। ट्रांजेक्शन या तो 100% कंप्लीट होगा या बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन जो होगा आपका, टीपीएस जो होगा, वो सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स के तहत हर बार आपके ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा ताकि इक्विवेलेंस हो सके, आप तेजी से प्रोसेस कर सकें। आइसोलेशन या फिर सिक्लूजन, ट्रांजैक्शन टीपीएस में जो प्रोसेसिंग होगी वो आइसोलेशन या फिर सिक्लूजन में होगी। यदि किसी ट्रांजैक्शन के मल्टीपल अकाउंट्स में इंपैक्ट आ रहा है तो सारे के सारे इंपैक्ट्स आइसोलेशन या फिर सिक्लूजन में दिए जाएंगे एट द सेम टाइम विदाउट एनी डिले। और फाइनली ड्यूरेबिलिटी, यदि कोई ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट हो गया उसे आप अंडू नहीं कर सकते। तो फिर टीपीएस में जो एसिड टेस्ट होता है, ए का मतलब ऑटोमिसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन और फाइनली डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देख लीजिएगा।
ऑटोमिसिटी, ओके, ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो फिर आंसर क्या हो गया? डी। अगर आप थोड़ा सा मिस कर जाएंगे तो देखेंगे इंस्टीट्यूट ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, ऑटोमिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सी का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, सी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी। और बच्चा थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी में आंसर ए करके आ जाएगा और इंस्टीट्यूट का काम बन गया, आंसर आपका गलत हो गया। एनी हाउ, हम आगे मूव करते हैं। 9th, in computer network is defined as an inherent weakness in the design, configuration और implementation of a network or system that renders it susceptible to the threats। तो ये आई थिंक लिया गया है चैप्टर नंबर 3 से, टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क्स। यहाँ पे आपने देखा था कि एक होता है थ्रेट, बट सर जी थ्रेट हमारे सिस्टम को ज़्यादा इंपैक्ट कब होता है? जब हमारा सिस्टम वर्नेबल होता है। और वर्नेबिलिटी क्या होती है? सम वीकनेस, some error in the configuration, design और implementation of the system और network। तो यदि मैंने अपने सिस्टम के डिजाइन में, कॉन्फ़िगरेशन में या इंप्लीमेंटेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी वीकनेस छोड़ी हुई है तो मेरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? वर्नेबल हो जाएगा। और यदि मेरा सिस्टम वर्नेबल है तो फिर ये थ्रेट के लिए ज़्यादा, अगर कोई थ्रेट अराइज होता है तो ज़्यादा इस पर इंपैक्ट अपीयर होगा। एग्री करते हैं? तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, थ्रेट आंसर नहीं, क्योंकि थ्रेट तो क्या होता है? एक नेगेटिव इवेंट होता है जो कि आपको कोई डैमेज क्रिएट करके दे सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया? वर्नेबिलिटी। तो फिर 9 का आंसर क्या हो गया? बी, या फिर वर्नेबिलिटी। तो अगेन आपको डेफिनेशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा डेफिनेशन ही उठा के दे दिया। और फाइनली आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ओके, इन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, टोपोलॉजी आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, और वहां पे आपने देखा था कि 4 प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं, स्टार, बस, रिंग और मैश। स्टार टोपोलॉजी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज करती है और बाकी तीनों डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज करते हैं। स्टार में एक सेंट्रल यूनिट होता है जिससे सारे के सारे जो डिवाइसेस या नोड्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, ओके। स्टार नेटवर्क हैज अ सेंट्रल यूनिट दैट हैज नंबर ऑफ टर्मिनल्स टाइड इनटू इट। सही बात है, क्योंकि स्टार में क्या होता है, इस तरीके से एक सेंट्रल यूनिट होता है, सीयू, जो आपका बेसिकली स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपके बहुत सारे डिवाइसेस इस वाले से कनेक्टेड होते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी या फिर स्टार नेटवर्क बन गया। ओके, ध्यान देंगे, इन बस नेटवर्क इवन इफ वन नोड फेल्स इट डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। बस कैसे होता है? एक लंबी सी केबल जा रही होती है जिससे बहुत सारे डिवाइसेस या नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब लेट से ये नोड मेरा फेल भी हो गया तो इससे बस को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। बस पे फर्क कब पड़ता है? जब एक केबल कट जाए। बट यहाँ पे अगर आप एक नोड फेल कराते हैं तो बस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, रिंग नेटवर्क डू नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल कंप्यूटर टू कंट्रोल एक्टिविटीज, नॉट डज इट नीड्स अ फाइल सर्वर। सही बात है, रिंग में क्या होता है? रिंग में कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, कोई फाइल सर्वर नहीं होता। जितने हमारे कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिंग स्ट्रक्चर में टाइड अप होते हैं। तो अगेन ये बात भी सही है। डी, इन मैश नेटवर्क इफ वन नोड फेल्स द होल सिस्टम ब्रेक्स डाउन। होल सिस्टम ब्रेक्स डाउन का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैश क्या होता है? मैश हमारा दो तरीके से हो सकता है, फुल मैश और पार्शियल मैश। मैश बेसिकली क्या होता है? जहां पे सारे के सारे नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, मीन्स एवरी नोड इज कनेक्टेड विद अदर नोड। तो अगर सारे के सारे नोड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन दूसरे से कनेक्टेड है, ये क्या बन जाएगा? फुल मैश। बट यदि एक आध कनेक्शन आपने नहीं दिया तो वो क्या बन जाएगा? पार्शियल मैश। अब लेट्स से अगर ये वाला नोड फेल हो गया तो क्या बाकी तीन आपस में कनेक्टेड नहीं है? सर जी कनेक्टेड है, तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि मैश नेटवर्क में यदि एक नोड फेल हो गया तो सारे के सारा हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। लेट्स से हमने मैश बनाया, फुल मैश बना दिया, और ये वाला हमारा सिस्टम फेल हो गया, ये वाला हमारा नोड फेल हो गया, तो सर जी क्या ये वाला जो कंप्यूटर है ये क्या इससे इस वायर से कनेक्ट नहीं करता? कनेक्ट करता है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो आगे अगेन कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वाला क्या इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता? कर सकता है। ये क्या इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता? कर सकता है। और ये भी अगेन इससे कम्युनिकेट कर सकता है। देयर इज सम इशू इन द पेन। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ये वाला सर जी, डी, इन मैश नेटवर्क इफ वन नोड फेल्स द होल सिस्टम ब्रेक्स डाउन। ऐसा नहीं होता। मैश में अगर एक आध नोड आपका फेल हो भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाकियों से चूंकि बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा।
हम इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। नोड फेलियर में अगर मैं स्टार की बात करूं, स्टार हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है और यहां पे क्या है, सेंट्रल यूनिट, और ये सब इससे कनेक्टेड है। तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, और ये क्या है मेरा सेंट्रल यूनिट। एग्री करते हैं। लेट्स से स्टार नेटवर्क में मेरा नोड 2 फेल हो गया, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं साहब। नोड 1 आपस में नोड 2, सॉरी नोड 1, नोड 3 और नोड 4 आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्री करते हैं। स्टार में कब फर्क पड़ेगा? जब ये मेरा सीयू फेल हो जाए, जब मेरा कंट्रोल यूनिट बैठ गया, तो सारे के सारे नोड मेरे नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं तो आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार में कम्युनिकेशन को इंश्योर कौन करा के देता है मुझे? सेंट्रल यूनिट या फिर जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है, उसके थ्रू सारा का सारा कम्युनिकेशन होता है। और अगर यही हमारा बैठ गया, ये अगर हमारा फेल हो गया, तो बाकी जितने भी नोड्स हैं हमारे, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत अच्छी बात। आगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको और एक्सटेंड करा दूं। रिंग की बात कर लेते हैं। रिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक बात है। अब लेट्स से रिंग में यदि एक नोड आपका फेल हो गया, लेट्स से ये नोड नंबर 1 फेल हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इससे ये पड़ेगा, एस सच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 3, 4, 5। अब क्या होगा? अब भी तो 5 4 से कम्युनिकेट कर सकता है, 4 2 से कम्युनिकेट कर सकता है, 5 3 से कम्युनिकेट कर सकता है। लेट्स से 3 को 2 से कम्युनिकेट करना है, तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? यदि नोड 1 मेरा फेल नहीं होता, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता? 3 से हम 1 में जाते, 1 से हम 2 में जाते। लेट से हमारा नोड 1 फेल हो गया, तो भी क्या हमारा कम्युनिकेशन बंद हो गया? नहीं। अब हम कहां जाएंगे? 3 से 5 में, 5 से 4 में, 4 से 2 में चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हमारा रास्ता लंबा हो जाएगा, बट स्टिल कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। तो अगर हमारे रिंग में भी एक आध नोट हमारे बैठ गए, तो ऐसा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी जितने भी नोट्स आपस में, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पहले 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत कंसेप्चुअली आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और हम एक बुक हम लेकर आ रहे हैं जिसमें तकरीबन 1400 के आसपास एमसीक्यूज होंगे। तो आप वो जरूर से वो बुक आप लोग परचेज कर लीजिए। और हाँ, एक और छोटा सा अनाउंसमेंट, हम बहुत जल्दी ITSM की पेन ड्राइव लेकर आ रहे हैं हमारी पूरी की पूरी क्लासेस की। तो जिन बच्चों को वो पेन ड्राइव चाहिए, वो फिर हमसे वो पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। अगेन हम पेन ड्राइव भी आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल कॉस्ट में देंगे। सो एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि कृपया हमारे वीडियोज़ को शेयर किया करें। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हमें मेल करते हैं कि सर आपके वीडियोज़ हमें बहुत समय के बाद मिला, एग्जाम के बहुत एग्जाम के 10 दिन पहले हमें आपकी वीडियोस मिले। अदरवाइज अगर हमें पहले आपकी वीडियोस मिल गए होते तो हम अच्छे नंबर लेकर आ सकते थे। तो कृपया उन बच्चों के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप फेसबुक में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो फेसबुक में भी कृपया हमारे वीडियोस को आप शेयर किया करें। तो फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।